आफ्टर एम फार्म हम एम फार्म के लिए प्रेप तो कर ही रहे हैं, जीपैट पढ़ ही रहे हैं। तो इस जीपैट का क्या रेलेवेंस है पीएचडी के लिए? तो देखिए जीपैट एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है हमारे सभी फार्मा स्टूडेंट्स की, जो ये समझते हैं कि जीपैट केवल उन्हीं लोगों के लिए है कि जो केवल पीजी करके करने जाएंगे या पीएचडी करने जाएंगे। तो हर उस बच्चे के लिए ज़रूरी है जो कि बी फार्मा कर रहा है। तो बच्चों कितना सर ने आपको क्लियर कर दिया अबाउट कि जीपैट केवल एम फार्म के लिए रेलेवेंट नहीं है, साथ के साथ वैलिडिटी भी बता दी कि आप अगर 2 साल बाद कंप्लीट कर लेंगे देन यू कैन आल्सो अप्लाई फॉर 1 साल में अगेन पीएचडी के लिए। हेलो जी, वेलकम बैक टू अगेन पीडब्ल्यू फार्मा टॉक्स। और आज हमारे पास हैं हमारे बहुत प्यारे किंग ऑफ फार्मास्यूटिक्स डॉक्टर अमित वर्मा सर। वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा टॉक्स। थैंक यू सो मच मैम, मुझे यहाँ पर इस टॉक के लिए बुलाने के लिए थैंक यू। तो आज बच्चों आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कमेंट्स में लगातार कि मैम जीपैट का क्या रेलेवेंस है पीएचडी के लिए? सो आफ्टर एम फार्म हम एम फार्म के लिए प्रेप तो कर ही रहे हैं, जीपैट पढ़ ही रहे हैं। सो इस जीपैट का क्या रेलेवेंस है पीएचडी के लिए? सो हम वो जानेंगे आज अमित सर के संग। सबसे पहले सर बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है जीपैट और क्यों ये ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैम थैंक यू कहना चाहूँगा बच्चों की तरफ से भी और अपनी तरफ से कि इस टॉपिक को आपने यहाँ पर रेज़ किया और यहाँ पर इस टॉपिक को लेकर एक हमारा डिस्कशन रखा। तो ये कब बच्चों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है ये डिस्कशन आज का। तो मैम सबसे पहले तो चीज़ बताएँ कि जीपैट के लिए क्या रिलेवेंस है कि जो बच्चा बी.कॉम कर रहा है उसको जीपैट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फ्यूचर में क्या है? तो देखिए जीपैट एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है हमारे सभी फार्मा एस्पिरेंट्स के लिए। जो बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, जो ये समझते हैं कि जीपैट केवल उन्हीं लोगों के लिए है कि जो केवल पीजी करके करने जाएँगे या पीएचडी करने जाएँगे, तो हर उस बच्चे के लिए ज़रूरी है जो कि बी फार्मा कर रहा है। क्योंकि एक ऐसा एग्ज़ाम है जो हमारी एलिजिबिलिटी को बताता है कि हम इस फार्मेसी फील्ड में कुछ करने लायक हैं या नहीं। तो इसलिए हर बच्चे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जीपैट का जो एग्ज़ाम है वो अटेम्प्ट करना चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए प्रॉपर। क्योंकि इसके जो एडवांटेज हैं, कई सारे एडवांटेज आज इस पर भी बात करेंगे हम। जो कि टॉपिक है हमारा, आज उसी चीज़ को लेकर रखा गया है कि इसके क्या सिग्निफिकेंसेस हैं हमारे फील्ड में, तो उस पर हम लोग आज आपको और डिटेल बताएँगे। थैंक यू सो मच सर अबाउट जीपैट बताने के लिए। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे पूछते रहते हैं आए दिन कि पीएचडी क्या जीपैट के बाद डायरेक्टली पीएचडी के लिए कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट रहता है, या फिर कह सकते हैं कि पीएचडी कोई ऐसा प्लस पॉइंट ऐड करता है जीपैट पीएचडी के लिए? हाँ मैम, ये चीज़ बहुत अच्छी बात है कि बच्चे को, जैसे कि मैंने अभी बताया, थोड़ी देर पहले ही बोला कि बच्चा समझता है कि स जस्ट एग्ज़ाम दिया हमने और पीजी कर लिया हमने, उसके बाद कोई इसका रोल नहीं रह जाता। यहाँ पर जितने भी बच्चे जो जीपैट की प्रिपरेशन करते हैं, वो कहीं न कहीं हायर एजुकेशन के लिए फ़ोकस तो रहता ही है उनका। लेकिन हायर एजुकेशन में इसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप जो आती है, वो पीएचडी आती है। और पीएचडी के लिए कि अच्छी पीएचडी, देखिए पीएचडी अब कई सारी बोगस पीएचडी हो रही हैं, आपको भी पता होगा, सुना भी होगा आपने। तो लेकिन आपको अगर अच्छी पीएचडी की तरफ जाना है कि जो पीएचडी एक्चुअल पीएचडी होती है, यहाँ पे एक्चुअल रिसर्च होता है, आपके काम की सराहना होती है, तो उसके लिए कहीं न कहीं जीपैट कार्ड मैंडेटरी है। बोला सर कि जीपैट कार्ड मैंडेटरी, आपका ये क्वेश्चन फिर दिमाग में चल रहा है सर, जीपैट कार्ड मैंडेटरी, हमने निकाला जीपैट का एग्ज़ाम, हमारा जीपैट स्कोर कार्ड से हमने पीजी में एडमिशन ले लिया, उसके बाद पीएचडी के लिए क्या हमें फिर से देना पड़ेगा? फिर से देना पड़ेगा क्या? कि नहीं बेटा, ये बहुत ये चीज़ मैं थोड़ा-सा आगे इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो जीपैट का एग्ज़ाम है, वो आपने क्रैक कर लिया तो आप पीजी के में तो एडमिशन लेंगे, लेकिन आपके जो जीपैट स्कोर कार्ड की वैलिडिटी है, वो 3 इयर्स की होती है। तो मतलब अगर 2 इयर्स में अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट कर ली है, तो उसके बाद आपको फिर से चांस मिल सकता है कि अगर आप पीएचडी में एनरोल होना चाहें, तो उस स्कोर कार्ड की वैलिडिटी के थ्रू आप एनरोल हो सकते हैं। आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप अगर वो पीएचडी का जो रिलेवेंट जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है आपकी, जिसमें आप देना चाह रहे हैं, आप उसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। आपका जो स्कोर कार्ड है, जीपैट स्कोर कार्ड है, वो वैलिड रहने वाला है आपका। तो बच्चों कितना सर ने आपको क्लियर कर दिया अबाउट कि जीपैट केवल एम फार्म के लिए रेलेवेंट नहीं है, साथ के साथ वैलिडिटी भी बता दी कि आप अगर 2 साल बाद कंप्लीट कर लेंगे देन यू कैन आल्सो अप्लाई फॉर 1 साल में अगेन पीएचडी के लिए। तो सर इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन, अगला हुँ। क्वेश्चन आ जाता है व्हिच इज़ कि आपको क्या पीएचडी के दौरान जीपैट की वजह से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है? मैम, देखिए ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है जीपैट स्कोर कार्ड से, वो केवल पीजी तक ही सीमित रहता है एक्चुअल में।
पीजी में ही मिलता है। लेकिन अगर आप देखिए, अगर आप इसके थ्रू पीएचडी, देखिए मैंने आपको बताया रास्ता बता दिया आपको, इसके थ्रू आप पीएचडी की भी एलिजिबिलिटी होती है। आप एडमिशन ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में आप या किस ऑर्गेनाइजेशन से आप पीएचडी कर रहे हैं। सपोज़ दैट नाइपर से आप करने जाते हैं, तो वहाँ पर खुद उनका स्टाइपेंड मिलता है। वो आपका फिर वो आप सोचे कि ₹12,400 वाला सिस्टम रहेगा, नहीं रहेगा बिल्कुल। आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कहीं आईसीएमआर, सीएसआईआर कोई फेलोशिप अप्लाई करते हैं, डीएसटी फेलोशिप अप्लाई करते हैं, तो उसका आपको फंडिंग मिल सकती है वहाँ से। या बीएचयू जाते हैं, तो बीएचयू की अपनी खुद की फेलोशिप है बच्चों के लिए, पीएचडी के लिए। तो यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट तो ऐसा नहीं मिलता, लेकिन हाँ, आपको एंट्री ज़रूर मिल जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मैम पीएचडी की ब करने के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं उन सभी बच्चों का से बोलना चाहूँगा जिनका मन है पीएचडी करने का, टॉप पर जाने का मन है, तो उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि बच्चों, दिमाग में एक ही चीज़ रखना है कि जीपैट क्वालीफाई करना है, देन जीपैट क्वालीफाई करने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। क्या सर जीपैट की तैयारी करते वक़्त वो हमारे रिसर्च एक्सपीरियंस जो हम पीएचडी के दौरान लेंगे, क्या हुँ। वो जीपैट हमारी मदद करता है उस रिसर्च एक्सपीरियंसेस में? देखिए, रिसर्च एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो कि रिसर्च का रास्ता बेसिक से जाता है। फंडामेंटल चीज़ें रहती हैं, जैसे जस्ट सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल देखूँ, जैसे बी-कॉम में हम लोग बी-कॉम और जीपैट मतलब एक जैसा ही है अगर मैं बात करूँ, क्योंकि वही बेसिक्स चीज़ें राइट। रहती हैं उसमें जो हम पढ़ते हैं, जीपैट में वही सब कुछ आता है, जो बी-कॉम में बच्चा पढ़ता है। जैसे सॉल्युबिलिटी हुँ, कांसेप्ट है, एक सिंपल सा अगर एग्ज़ाम्पल दें। वहाँ पर जब आप जैसे सपोज़ दैट आपने कोई वर्क करना है, आपको किसी ड्रग के ऊपर वर्क करना है, तो ड्रग की सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी, प्री हाँ, फॉर्मुलेशन स्टडी राइट। करना पड़ेगा। अगर आपको ये ही नहीं पता कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी के पैरामीटर क्या होते हैं और हमें कौन-कौन से सॉल्वेंट यूज़ करने हैं, तो आप बड़ा सफ़र करोगे वहाँ पर। तो जीपैट में जो आपने फंडामेंटल आपने डेवलप किए हैं, जो बेसिक्स आपने मजबूत किए अपने, वो आपको रिसर्च में आपको बहुत फ़ायदा देते हैं। मेरे साथ तो यही हुआ है। हुँ, मुझे जो फंडामेंटल्स मेरे जो क्लियर थे, बी-कॉम लेवल पर जो मैंने अपने गेट जीपैट लेवल पर जो मैंने किया था, उसका मुझे एडवांटेज बहुत मिला था उसमें, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या फिर से आपको फिर एबीसीडी शुरू करनी पड़ेगी। आपके अगर बेसिक्स क्लियर नहीं और आप पीएचडी करने चले गए, तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा अमॉर्फस क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, कौन-कौन सी स्टेट्स होती हैं, ड्रग्स की प्रॉपर्टी क्या होती हैं, ड्रग का आपको अगर फिजिको-केमिकल कैरेक्टराइजेशन करना है तो कौन-कौन से पैरामीटर लेते हैं। लेकिन अगर बी-फार्म का बच्चा जो जीपेट की तैयारी कर रहा है, तो उसको सारी चीज़ें पता रहती हैं। तो वहाँ तुरंत जाएगा, उसको पता है कि मुझे ड्रग की ये प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है, ड्रग का पार्टीशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, ड्रग का मुझे मेल्टिंग पॉइंट निकालना है, ड्रग का इनकम्पैटिबिलिटी स्टडीज़ करनी है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपको जीपैट सिखाता है। सिखाता है। तो बच्चों जीपैट केवल और केवल एम-फार्म के लिए नहीं, आपकी पीएचडी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी वैलिडिटी एक्सप्लेनेशन, सारे एग्ज़ाम्पल्स के संग सर ने आपको समझाया। बस सर एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी व्हिच इज़ कि जीपैट के लिए क्या 3 इम्पोर्टेंट ऐसी तैयारी कर लें जो जीपैट क्रैक हो जाए किसी भी बच्चे का? देखिए, सबसे पहले तो मैम मैंने अभी बताया फंडामेंटल्स, आपके फंडामेंटल्स बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। उसके लिए आपको मतलब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, कुछ बच्चे कहते हैं सर इम्पोर्टेंट बता दीजिए, इम्पोर्टेंट पढ़ हुँ, लेंगे। नहीं, इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। अगर इम्पोर्टेंट ही होता तो सारे बुक्स में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही होते। हुँ, खाली इतनी बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी बुक्स बुक्स क्यों पढ़ते हम? जैसे केडी त्रिपाठी और लैकमैन क्यों पढ़ रहे थे? बस छोटी-छोटी कुंजी बन जाती है, इम्पोर्टेंट की निकाल लेते, दे देते। नहीं, आपको कह सकते हैं कि पूरा कंप्लीट स्टडी की तरफ जाना पड़ेगा। कंप्लीट स्टडी अब जाएँगे तो आपके फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। दूसरी चीज़ आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने से आपकी कमियाँ और कमज़ोरियाँ दोनों पता चलती हैं, खूबियाँ भी पता चलती हैं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डेडिकेशन, वो बहुत ज़रूरी है। हमारा टारगेट अगर ऊँचा रहता है, लंबा अगर टारगेट है, तो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कंटीन्यूअस लर्निंग मोड पर रहना है, सीखना है और जो भी हम सीख रहे हैं, उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। तो 3 पॉइंटर्स आप लोगों को भी याद कर लेने हैं व्हिच इज़ कि पूरे सिलेबस की तरफ मूव करना है, एमसीक्यू करने हैं एंड विद डेडिकेशन करना है। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच आप लोगों ने हमारे बच्चों के अंदर इतनी अवेयरनेस क्रिएट करी एंड दैट वाज़ इट फॉर टुडेज़ पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बच्चों। थैंक यू सो मच। थैंक यू।